द डाइवल ब्रुल दे, हो मतलब शैतान गरजा, रुको। ये एक डच कविता की एक लाइन है जो एक ऐसी साइंटिफिक क्रांति पे लिखी गई थी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। और इस क्रांति के केंद्र में थे दो ऐसे इंसान जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चलिए चलते हैं लंदन। साल था 1921, जून का महीना। जरा सोचिए, दो लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। वो पिछले 5 साल से एक मिशन पे साथ काम कर रहे थे, लेकिन मिले आज तक नहीं थे। ये दोनों एक दूसरे की परछाई तक नहीं थे। एक तरफ थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी मूछें और हाँ, जूतों में मोजे पहनना उन्हें पसंद नहीं था। जर्मनी से आए एक हेयर प्रोफेसर। और दूसरी तरफ थे आर्थर एडिंगटन, एकदम सलीके से कपड़े पहने हुए एक अंग्रेज, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के चेयरमैन। सोचकर भी अजीब लगता है ना, कि पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद एक जर्मन वैज्ञानिक का ब्रिटिश साइंस की सबसे बड़ी संस्था में ऐसे स्वागत हो रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दो बिल्कुल अलग इंसान जिन्हें एक भयानक युद्ध ने दुश्मन बना दिया था, आखिर वो दोस्त कैसे बने? और ऐसे दोस्त जिन्होंने मिलकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनकी अपनी अपनी दुनिया में। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, ये देखने के लिए कि इन दोनों का सफर कैसे शुरू हुआ। पहले बात करते हैं आइंस्टाइन की। वो शुरू से ही एक बागी थे। उन्हें जर्मनी के स्कूलों का मिलिट्री जैसा अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर बात पर सवाल उठाते, जिससे उनके टीचर हमेशा नाराज रहते थे। हालत ये थी कि मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी की नागरिकता तक छोड़ दी थी। और आइंस्टीन से एकदम उलट थे आर्थर एडिंगटन। वो एक शांत अंग्रेज परिवार से थे और बचपन से ही मैथ्स में कमाल के थे। वो सिस्टम के साथ चले, कैम्ब्रिज में नाम कमाया और ब्रिटिश साइंस की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए। वो अनुशासन और लगन की मिसाल थे। और आइंस्टाइन की यही बागी सोच थी जो उन्हें एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति की तरफ ले गई जिसने सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। उन्होंने उस फिजिक्स पर सवाल उठाया जिस पर पूरी दुनिया आंख बंद करके यकीन करती थी। उस जमाने में, यानी 19वीं सदी में, फिजिक्स एक चीज पर टिकी थी, ईथर। ये एक काल्पनिक, न दिखने वाला पदार्थ था जिसके बारे में माना जाता था कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जैसे आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही वैज्ञानिकों को लगता था कि रोशनी को चलने के लिए ईथर की जरूरत है। और फिर आता है साल 1905, आइंस्टाइन का चमत्कारी साल। सिर्फ 26 साल के थे वो, एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे और उसी साल उन्होंने ऐसे पेपर पब्लिश किए जिनसे क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी जैसे दो बड़े आइडियाज का जन्म हुआ। उन्होंने बस दो बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पूछे। पहला, क्या हो अगर फिजिक्स के नियम हर किसी के लिए एक जैसे हों? और दूसरा, क्या हो अगर लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी रहे, चाहे देखने वाला कितनी भी तेजी से चल रहा हो? इसे समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक घड़ी है जिसमें लाइट दो शीशों के बीच ऊपर नीचे जा रही है। हर उछाल मतलब एक टिक। अब अगर कोई वहीं खड़ा है तो उसे लाइट सीधी जाती दिखेगी, लेकिन अगर वही घड़ी एक तेज ट्रेन में है तो बाहर खड़े इंसान को लाइट एक लंबा तिरछा रास्ता तय करती दिखेगी। अब क्योंकि लाइट की स्पीड तो बदल नहीं सकती, तो ज्यादा दूरी तय करने का एक ही मतलब है कि घड़ी का टेक ज्यादा समय ले रहा है। और इसका जो नतीजा निकला वो होश उड़ा देने वाला था। चलती हुई घड़ियां धीमी हो जाती हैं, चलती हुई चीजें छोटी हो जाती हैं। इसका मतलब था कि समय और स्पेस, जिन्हें हम हमेशा से फिक्स मानते आए थे, वो असल में फिक्स हैं ही नहीं, वो रिलेटिव हैं। मतलब सदियों से हम जिस ब्रह्मांड को जानते थे वो एक झटके में बदल गया। और जानते हैं आइंस्टाइन उस ईथर के बारे में क्या कहा जिस पर पूरी फिजिक्स टिकी थी? अपने 1905 के पेपर में उन्होंने बड़े आराम से लिख दिया, एक प्रकाशवाही ईथर का परिचय फालतू साबित होगा। बस इतनी सी बात में उन्होंने पूरी सदी की साइंस को खारिज कर दिया। लेकिन आइंस्टाइन के इस क्रांतिकारी आइडिया के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। एक ऐसी दीवार जो शायद इस थियरी को दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म कर देती। देखिए कहानी में कैसा मोड़ आता है। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक एक साल बाद 1915 में बर्लिन में आइंस्टीन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरा करते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से जर्मनी के साइंटिस्ट पूरी दुनिया से कट जाते हैं। उनके रिसर्च पेपर दुश्मन का प्रोपेगेंडा बताकर बैन कर दिए जाते हैं
और फिर भी 1919 में जब यूरोप तबाह हो चुका था, एडिंगटन अपने दुश्मन देश के साइंटिस्ट की थ्योरी को साबित करने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी एक कमाल की भविष्यवाणी कर रही थी। वो कह रही थी कि सूरज जैसी भारी चीज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने पास से गुजरने वाली सितारों की रोशनी का रास्ता भी मोड़ सकती है। और इसी भविष्यवाणी को टेस्ट करने का एक मिशन शुरू हुआ, और यहीं से ये कहानी अपने सबसे दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर आती है। मौका बस एक ही था, 1919 में लगने वाला एक पूरा सूर्य ग्रहण। यही वो एकमात्र तरीका था जिससे सूरज के पीछे छिपे तारों को देखा जा सकता था और ये पता लगाया जा सकता था कि क्या उनकी रोशनी सच में मुड़ रही है। पर एडिंगटन के लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये मिशन कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक क्वेकर थे जो शांति में विश्वास रखते थे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि साइंस देशों की सरहदों और नफरत से कहीं ऊपर है। ये विज्ञान के जरिए युद्ध के जख्मों को भरने की एक कोशिश थी। तो क्या हुआ उस ऐतिहासिक मिशन का? क्या वो कामयाब हुए और उसका दुनिया पर क्या असर पड़ा? एडिंगटन का मिशन कामयाब रहा, पूरी तरह कामयाब। जब उन्होंने ग्रहण के दौरान तस्वीरें लीं तो तारे सच में अपनी जगह से खिसके हुए दिखे, ठीक उतना ही जितना आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया था। न्यूटन का ब्रह्मांड डह चुका था। और इस एक खबर ने एल्बर्ट आइंस्टीन को रातों रात एक गुमनाम प्रोफेसर से दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बना दिया। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो जीनियस का दूसरा नाम बन गए, एक ग्लोबल आइकॉन। तो ये कहानी है दो युद्धों की जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक तरफ था आइंस्टीन का पुरानी सोच के खिलाफ दिमागी युद्ध, और दूसरी तरफ था असली विश्व युद्ध जिसने अनजाने में उनकी इस जीत को एक मंच दिया। आइंस्टीन और एडिंगटन की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ फॉर्मूले और समीकरणों की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, टकराव और विश्वास की एक गहरी इंसानी कहानी भी है। यह सोचने वाली बात है ना, कि आज की दुनिया के टकराव और दोस्ती आने वाले कल की कौन सी बड़ी खोजों की नींव रख रहे हैं।